सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है प्रोविडेंट फंड को लेकर, नॉमिनी के राइट को लेकर और सक्सेशन सर्टिफिकेट को लेकर। इस फैसले के बाद अब नॉमिनी के लिए प्रोविडेंट फंड को रिकवर करना और अवेल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। उसी फैसले को डिस्कस कर रहे हैं। सोच लीजिए, मान लीजिए कि अगर किसी कर्मचारी की मान लीजिए डेथ हो जाती है और उसके प्रोविडेंट फंड में उसकी बहुत बड़ी रकम जमा हो, तो क्या नॉमिनी को पैसा तुरंत मिलना चाहिए या परिवार को पहले कोर्ट के चक्कर काटने लगाने चाहिए? अगर नॉमिनी का नाम साफ साफ दर्ज है, फिर भी क्या सरकार सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग सकती है? तो क्या नॉमिनेशन का कोई मतलब बचता है क्या? कि मतलब अगर जो व्यक्ति था, जो कर्मचारी था, जब उसने अपना नॉमिनी स्पेसिफाई कर दिया है और अब वो दुनिया से चला गया है, और जो उसके प्रोविडेंट फंड का पैसा है जब उसके नॉमिनी को मिलना है, तो कहें कि पहले तुम सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ और फिर उसके बाद तुम्हें प्रोविडेंट फंड मिलेगा। मतलब कोर्ट के चक्कर पहले काटो, पहले तुम वैसे ही दुखी हो, तुम्हारे घर वाले चले गए हैं, तुम्हारा जो क्या कहते हैं, तुम्हें संभालने वाला था जो या थी, वो चले गए हैं। अब पहले कोर्ट के चक्कर काटो, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर उसके बाद ही तुम्हें प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा। तो क्या नॉमिनेशन जो उसने किया था एम्प्लॉय ने, उसका कोई मतलब नहीं है? 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सवाल का बिल्कुल साफ साफ जवाब दिया है और उसी फैसले को हम डिस्कस कर रहे हैं। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस परेश चंद्र मोंडल। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस परेश चंद्र मोंडल। आप केस का नाम याद रखिएगा, मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस परेश चंद्र मोंडल, 2026 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि वैलिड नॉमिनी को जनरल प्रोविडेंट फंड की पूरी राशि सीधे मिलना जानी चाहिए, चाहे रकम 5,000 रुपए से ज्यादा ही क्यों ना हो, और इसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की, प्रोबेट की या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, कोर्ट ने यह कहा कि अगर प्रोविडेंट फंड का अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है, नॉर्मल केसेस में ज्यादा ही होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किसी सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी प्रोबेट की या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देने वाला है। आइए समझते हैं इस पूरे कानून को, इस पूरे केस को। कानून पहले क्या था और इस पूरे मसले पर भ्रम क्यों था, और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या तय किया है, उसको समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की और विभिन्न कानूनों में भी आपको महारत हासिल करवाते हैं। जैसे अभी हमने हाल ही में अपना न्यू लेबर लॉज पर बाइलिंगुअल कोर्स इंग्लिश में लॉन्च कर दिया है, जहां पर आप बड़ी संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं और वीकेंड क्लासेस होती हैं हमारी ऐप के माध्यम से, तो आप भी उसको एक्सप्लोर करके ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे को रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव क्लास होती है। पूरे 1 साल की कोर्स वैलिडिटी है। चारों लेबर कोड को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं इस प्रेजेंट केस के बारे में। यह मामला क्यों अहम है? मोंडल जी का केस, इसको समझते हैं। यह मामला एक मृत सरकारी कर्मचारी से जुड़ा हुआ था। उस कर्मचारी ने अपने भाई परेश चंद्र मोंडल को अपने जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ का वैलिड नॉमिनी बनाया था। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कर्मचारी ने नॉमिनी बनाया अपने भाई को, परेश चंद्र मोंडल, जो इस पूरे मामले के अंदर याचिका करता है, ठीक है, उनको वैलिड नॉमिनी बनाया था। और मृत्यु के बाद, कर्मचारी की मृत्यु के बाद, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट ने पीएफ राशि को नॉमिनी को देने का आदेश दिया। कैट ने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने यह बोला कि आप पीएफ राशि नॉमिनी को दे दो, यानी कि परेश मोंडल जी को दे दीजिए। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस आदेश को सही माना, लेकिन इसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया ने आपत्ति उठाई। केंद्र सरकार ने, भारत संघ ने आपत्ति उठाई और सरकार का कहना था चूंकि पीएफ राशि 5,000 रुपए से अधिक है, इसलिए प्रोविडेंट फंड एक्ट 1955 के तहत, जो प्रोविडेंट फंड का कानून है 1925 का,
प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत सक्सेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है और यहीं से टकराव पैदा हुआ। एक तरफ थे जीपीएफ रूल्स 1960 के तहत नॉमिनेशन, दूसरी तरफ था प्रोविडेंट एक्ट 1925 की धाराएं, और यही विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर सेशन कहीं भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और कोई प्रतिक्रिया है, कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरे मसले के अंदर सरकार की जो दलील थी उसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार ने भरोसा किया सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 1 प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 पर। धारा 4 उपधारा 1 खंड सी उपखंड 1 किसका? प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 का। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 1 ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 पर। और इस पर सरकार की दलील थी कि अगर पीएफ राशि 5,000 रुपए से ज्यादा है और नॉमिनी मौजूद भी है, तब भी नॉमिनी को पहले दस्तावेज लाने होंगे, तभी उसको प्रोविडेंट फंड अमाउंट मिलेगा। और कौन से दस्तावेज लाने पड़ेंगे? सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, प्रोबेट लाना पड़ेगा और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जमा करना पड़ेगा। सरकार ने यह भी कहा कि जो रूल 33 सब रूल 2 है, किसका? जीपीएफ रूल्स 1960 का, वो कानून पर हावी नहीं हो सकता है और नॉमिनेशन को प्राथमिकता देना स्टैट्यूटरी प्रावधानों को कमजोर करना है। मृत कर्मचारी के जो कुछ भतीजों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। मतलब मृत कर्मचारी के जो भतीजे हैं वो भी चाह रहे थे कि पीएफ मिले, मतलब वो ये चाह रहे थे कि जो भाई था परेश मोंडल जी, उनको सारा पैसा ना मिले, भतीजों को भी मिले। सरकार, अगर सरल शब्दों की बात करें तो सरल शब्दों में सरकार का रुख क्या था कि केवल नॉमिनेशन काफी नहीं है, अगर रकम बड़ी है तब उस स्थिति के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए और प्रोबेट भी चाहिए और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य फैसले को समझते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या फैसला समझाया दिया उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि वैलिड नॉमिनी को प्रोविडेंट फंड की राशि सीधे दी जानी चाहिए। जो वैलिड नॉमिनी है वो एंटाइटल्ड है डायरेक्ट रिसीप्ट ऑफ पीएफ अमाउंट, उसको कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है और प्रोविडेंट फंड देने की जरूरत नहीं है। अगर वैलिड नॉमिनी हो तो उसको प्रोविडेंट फंड सीधे सीधे मिलेगा, चाहे राशि कितनी भी हो, और इसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोर्ट ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी की कि अगर हर केस में सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा जाए तो नॉमिनेशन की जो पूरी अवधारणा है वो ही अपने आप में अर्थहीन हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। कोर्ट ने विशेष रूप से भरोसा किया रूल 33 सब रूल 2 जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज रूल 1960 पर, जो साफ कहता है कि वैलिड नॉमिनेशन होने पर राशि की कोई सीमा नहीं होगी और पूरी पीएफ राशि नॉमिनी को दी जा सकती है। कोर्ट ने यहां पर यह भी नोट किया कि ये जो रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बनाए हैं। ये जो रूल्स हैं 1960 के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने खुद बनाए हैं, तो इसलिए उनको फॉलो करना है। और अब बात करते हैं, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप उस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। जब किसी व्यक्ति ने साफ साफ नॉमिनी बनाया है, ऑलरेडी रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है कि मेरे जाने के बाद मेरे प्रोविडेंट फंड का पैसा इस व्यक्ति को देना है, तो क्या सरकार को फिर भी परिवार को कोर्ट भेजना चाहिए पहले? क्या सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, प्रोबेट लेके आओ, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आओ? जो पहले ही परेशान है तुम्हें और परेशान करना चाहिए क्या उसे? कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा, क्या ये सही है या गलत है, और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब बात करते हैं 5,000 रुपए की सीमा को कोर्ट ने क्यों आउटडेटेड कहा। कि देखिए, यहां पर केंद्र सरकार ने यह बोला कि क्योंकि जो पीएफ का अमाउंट है 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, प्रोबेट लाना पड़ेगा, जो कहते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देना होगा, तभी पीएफ राशि मिलेगी नॉमिनी को। इस 5,000 रुपए की जो सीमा लगाई है, इसको कोर्ट ने आउटडेटेड बताया। आप समझ ही गए होंगे क्यों बताया। 2025 में हम 5,000 रुपए प्रोविडेंट फंड का, जीपीएफ का होल अमाउंट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जमीनी सच्चाई पर यहां पर ध्यान दिया और कोर्ट ने यह कहा कि 1925 में
शायद 5,000 रुपए एक बहुत बड़ी राशि थी। लेकिन 100 साल बाद 2025 और 26 में इन्फ्लेशन की वजह से यह सीमा पूरी तरीके से इररेलेवेंट हो गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। कोर्ट का यहां पर बिल्कुल अवलोकन था, जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो राशि 1925 में बढ़ी थी वो आज के समय में कोई मायने ही नहीं रखती है। इसलिए सरकार ने जीपीएफ रूल्स 1960 बनाए और नॉमिनेशन के मामलों में कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं रखी। कोर्ट ने कहा कि प्रोविडेंट फंड एक्ट जो 1925 है उसकी धाराओं और जीपीएफ रूल्स 1960 को हार्मोनियसली पढ़ा जाना चाहिए, मतलब इनको दोनों को इकट्ठा, इनमें एक संतुलन बना के पढ़ना चाहिए, इनको एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं समझना चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, एक कानून का नियम है, उसके तहत पढ़ना चाहिए। अगर कानून को बहुत सख्ती से पढ़ा जाए तो अव्यवहारिक और विरोधाभासी परिणाम निकलेंगे। आप बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट की आपको ये रीजनिंग कैसी लगी और आपको ये सेशन कैसा लगा, ये भी बताइएगा। और अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बहुत जरूरी स्पष्टता। एक बात यह है कि नॉमिनी ओनर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बिल्कुल महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है। कोर्ट ने यह कहा है, क्या कहा है, कि जो नॉमिनी है पैसा पाने का मालिक नहीं होता, वो सिर्फ ट्रस्टी होता है जिसका काम केवल राशि कलेक्ट करना होता है। ध्यान दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जो नॉमिनी है जीपीएफ में वो पैसा पाने का मालिक नहीं होता है, वो सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह होता है, उसका काम केवल राशि कलेक्ट करना है। इसका मतलब यह है कि जो लीगल हेयर्स हैं उस व्यक्ति के, उस कर्मचारी के, वो बाद में सिविल कोर्ट जा सकते हैं, अपना वैधानिक हिस्सा मांग सकते हैं नॉमिनी से। नॉमिनी को पैसा मिलना भविष्य के दावों पर रोक नहीं लगाता है। और इस तरीके से कोर्ट ने एक संतुलन भी बनाया है परिवार को तुरंत राहत देने के जरिए और इनहेरिटेंस राइट की सुरक्षा को भी करते हुए। मतलब इसका क्या है कि जिसको नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनी बनाया गया है, आप उसको एक बार पैसा दे दीजिए और उस कर्मचारी के जो लीगल हेयर होंगे अगर उनको कोई आपत्ति होगी तो वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और उनका हिस्सा बनता होगा तो सिविल कोर्ट नॉमिनी से जो उनका हिस्सा होगा वो लेके दे देगी, ऐसा आदेश दे देगी। अब बात करते हैं, सरकार को कोर्ट की तरफ से इस मामले के अंदर एक सख्त चेतावनी भी आई है, उसको भी समझेंगे, मगर उससे पहले मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि हमने अपना न्यू लेबर लॉज पर 4 कोड जो हैं, जो 4 नए लेबर कानून आए हैं, उसके ऊपर डिटेल्ड कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, लेबर कमिश्नर्स के लिए, लीगल एडवाइजर्स के लिए, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत जरूरी, एचआर प्रोफेशनल के लिए बहुत डिटेल में हमने एक कोर्स तैयार किया है जिसकी क्लासेस वीकेंड पे होती हैं। सैटरडे को लाइव क्लासेस होती हैं इवनिंग में 8 to 10 PM, 8 से रात के 10 बजे तक ये 2 घंटे की आपकी लाइव सेशन होते हैं और हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर ऑफिशियल ऐप के माध्यम से आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। वहीं आपको हिंदी और इंग्लिश के मीडियम के नोट्स भी सेपरेटली मिल जाते हैं। जो सेशंस होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में चलते हैं, जहाँ मतलब मिक्स ऑफ हिंदी और इंग्लिश, जिस तरीके से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया जाता है। जो पीछे पीपीटी या फिर स्टडी मटेरियल होता है वो इंग्लिश मीडियम का होता है, उसको बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाया जाता है, बट आपके नोट्स हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी ऐप पर जाइए या डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा कोर्स का, डिटेल चेक करिए, ऐप पर जाइए और कोर्स का पहला जो लेक्चर है वो एब्सोल्युटली फ्री है, उसको देखिएगा और आपको अच्छा लगे और आपको लगे, और पूरा हमने कोर्स प्लान भी बताया। अभी कोड ऑन वेजेस से हमने स्टार्ट किया है कोर्स को, ठीक है। तो पहला लेक्चर देखने के बाद, डेमो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम किस चीज की, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि कोर्ट ने सरकार को इस मामले के अंदर क्या चेतावनी दी है, उसको समझते हैं। कोर्ट ने यहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है उसको समझिएगा कि प्राइवेट डिस्प्यूट को अवॉइड करो। क्यों ज्यादा झगड़ों में पड़ रहे हो, पहले ही कोर्ट में पेंडेंसी बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है, कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार को मृत कर्मचारी की संपत्ति से जुड़े निजी पारिवारिक विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जबरदस्ती मांगने से सरकार अनावश्यक मुकदमों में फंस जाती है, कि हर मामले के अंदर कहती है कि मुझे सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए तभी पीएफ का अमाउंट मिलेगा, तो इससे क्या होगा, अनावश्यक जो है वो झगड़े बढ़ सकते हैं, विवाद बढ़ सकते हैं कोर्ट के सामने।
और इससे परिवारों को लाभ मिलने में भी देरी होती है। ऐसे विवाद सरकार और नागरिक के बीच नहीं बल्कि निजी पक्षों के बीच होने चाहिए और ये फैसला बढ़ावा देता है प्रशासनिक संवेदनशीलता को, कम मुकदमेबाजी को और मानवीय दृष्टिकोण को। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और निष्कर्ष यही है जो बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून तय कर दिया है कि पहला जो वैलिड पीएफ नॉमिनी है उसको पूरी जीपीएफ राशि मिलेगी। दूसरा 5,000 से अधिक राशि पर भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा नॉमिनेशन की को कानूनी महत्व प्राप्त है। और चौथा नॉमिनी सिर्फ ट्रस्टी होता है, मालिक नहीं होता है। और लीगल एयर्स के अधिकार अभी भी सुरक्षित रहेंगे और ये फैसला जो है ये सुरक्षित करता है कि प्रोविडेंट फंड का असली उद्देश्य पूरा हो, परिवारों को समय पर आर्थिक सुरक्षा मिले और तकनीकी अड़चनों से न्याय न रुक पाए। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपको आपके प्रोविडेंट फंड राइट समझने में मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा। यूट्यूब का नया फीचर है ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और पिंड कमेंट में भी है, वहां से जाके आप कोर्स डिटेल चेक करके एनरोल भी कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।